कुछ आपस में बदकही करने यहाँ जमा हैं। थोड़ा मौका आपको भी देंगे कि आप भी कुछ हमसे पूछें। कुछ ज़्यादा बेचैन करने वाले प्रश्न न पूछिएगा, लेकिन बहरहाल लेखक भी उतने ही मिट्टी के माधव होते हैं जितने आप हैं, और हम लोग कहीं आकाश से नहीं उतरते, इसी धूल मिट्टी में पलते हैं, इसलिए उतने ही मटमैले हैं जितने कोई और भी समुदाय के लोग। हमारे आपस में झगड़े भी होते हैं जैसे किसी भी समुदाय में होते हैं। हमारे आपस में विवाद भी होते हैं और कभी कभी बड़ा गंभीर वैचारिक द्वंद्व भी होता है। इसमें भी हमारी कोई खासियत नहीं है, सिवाय इसके कि क्योंकि हम लोग थोड़ा शब्द का व्यवसाय या व्यापार करते हैं, तो इसलिए हमारी ये कमज़ोरियां या ज़्यादतियां कुछ आसानी से लोगों को दिखती हैं। ऐसा भी हम में होता है कि कई बार सैद्धांतिक आधार पर जो हमारे मतभेद हैं वो शत्रुता तक पहुंच जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि हमको पता चलता है कि जो हमारे मित्र थे वही हमारे शत्रु हो गए। अक्सर जब किसी लेखक को पुरस्कार मिलता है तो उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन उसके शत्रुओं की संख्या जरूर बढ़ जाती है। और उसमें जो दिलचस्प बात होती है वो ये है कि मित्र ही कुछ शत्रु हो जाते हैं। तो मैंने अब एक बार अपनी कविता में ये कहीं लिखा था कि मैं इतना मूर्ख था कि मैं अलग से शत्रु बनाता रहा, मुझे पता ही नहीं था कि मित्र ही आगे जाके शत्रु बन जाएंगे। तो बहरहाल, तो हम इस पर बातचीत करने यहाँ जमा हैं। उदय प्रकाश हैं जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, और इस समय जो कुछ साहित्य में संघर्ष चल रहा है उसके ये अग्रगामी रहे हैं। यहाँ चंद्र प्रकाश देवल हैं जो राजस्थानी के बड़े प्रसिद्ध, और हिंदी में भी लिखते हैं, राजस्थानी में भी लिखते हैं। और निरंजना रॉय हैं जो अभी कह रही थी कि वो हिंदी में नहीं बोलने में उनको संकोच है क्योंकि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं उनसे ये कहने की गुस्ताखी सार्वजनिक रूप से कर रहा हूँ कि हम लोग भी कभी कभी अंग्रेज़ी बोलते हैं, हालांकि हम में से किसी की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। और ये पूरे हिंदुस्तान को भ्रम है कि यहाँ अंग्रेज़ी बोलने वाले बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं। वो नहीं जानता है, लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। यही नहीं कि लेखकों में आपस में स्पर्धा, ईर्ष्या, रकाबत होती है, संगीतकारों में भी होती है, नृत्यकारों में भी होती है, चित्रकारों में भी होती है। तो हम कोई बहुत ही नायाब प्राणी नहीं हैं, हम वही हैं जो आप हैं या और जो दूसरे सृजनधर्मी लोग हैं। सिवाय इसके कि जो बात शायद हमको जोड़ती है और एक साथ रखती है कि हम लिखते ही इसलिए हैं कि हम इस संसार से अनुराग करते हैं। ये संसार से हम प्यार करते हैं इसलिए लिखते हैं। और कई बार जब बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम झगड़ते हैं तो असल में ये प्यार वाला झगड़ा है, अपनों से झगड़ा है, वो उस दुनिया से झगड़ा है जो वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं कि वो हो, और जिसमें बहुत खामियां हैं। तो दुनिया में ही खामियां नहीं हैं, हमें भी बहुत खामियां हैं, हम भी आधे अधूरे लोग हैं, हम भी मटमैले लोग हैं, लेकिन एक बड़ी दुनिया का सपना देखने वाले लोग भी कुल मिलाकर हैं। हमारे बस में वो दुनिया बनाना नहीं है, पर हमारे बस में इतना है कि हम आपको याद दिलाएं बार बार कि ये जो दुनिया हमें दी गई है ये खराब दुनिया है और इससे बेहतर दुनिया संभव है, और हम वो बेहतर दुनिया आप मानते चलें और बेहतर दुनिया का सपना देखना न छोड़ें। ये हमारी एक तरह की जिद है। तो बहरहाल साहित्य में विवाद इस हद तक, मुझे याद आता है यशपाल ने, जो हिंदी के बड़े उपन्यासकार थे,
उन्होंने अज्ञेय के बारे में एक टिप्पणी की कि अज्ञेय अपनी ही पूंछ के पीछे घूमते हुए कुत्ते की तरह है। तो इसको लेकर तो बड़ा मनोमालिन्य होना चाहिए था, लेकिन अज्ञेय ने जब अपनी अगली पुस्तक प्रकाशित की तो उसमें जो छपता है ना, प्रेज फॉर द राइटर और वॉट एवर you write in biodata all the good things that other people have said about you, he quoted this अपनी पुस्तक में कि ये तो एक तरीका ये भी है कि आप अपने शत्रु को उसकी शत्रुता का ही सार्वजनिक इजहार करके परास्त कर दें, ये भी एक तरीका है। और बहरहाल हम लोग आपस में ये बात करेंगे। मैं उदय प्रकाश से शुरू करना चाहता हूं कि आपको हिंदी लेखक समाज में, और देखिए समाजों में भी फर्क है। मैं जब कलकत्ते जाता था तो मेरे दो मित्र थे, सुनील गंगोपाध्याय और शक्ति चट्टोपाध्याय। वो दोनों दो अलग विचारधाराओं के लोग थे, लेकिन मैं किसी को फोन पहले करूं तो उससे दूसरे वाले को पता चल जाता था। वो फौरन मुझे फोन करता था, कह रहे तुम आए हुए हो, हम लोग शाम को कब मिल रहे, वगैरह वगैरह। तो ये था कि उनके आपसी मतभेद जो थे वो एक तरफ हो जाते थे। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में अगर आप कहें कि ये अशोक वाजपेयी नाम का दुष्ट आया हुआ है तो वहाँ जितने सज्जन लोग हैं उनको खबर लग जाएगी और वो मेरा बहिष्कार करेंगे, वो हमारे आयोजन में नहीं आएंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी किताब नहीं पढ़ेंगे, इत्यादि इत्यादि। भी एक दुनिया है, इसको क्या कर लीजिएगा। तो बहरहाल उदय प्रकाश, अरे मैं क्या बोलूं जो आपके मन में आए। यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ मेरे बहुत अच्छे मित्र, दोस्त और कवि हैं। आप जानते हैं आरंभ पत्रिका के संपादक पहले रहे हैं और अब उपन्यास लिखा उन्होंने टेप्चू आर्ट मार्केट पर, कला बाजार पर, विनोद भारद्वाज। कल ही कुछ ब्रीफ बना रहे थे न्यूज़ यहाँ की, तो उन्होंने मेरे बारे में लिखा कि हिंदी के विवादास्पद लेखक। तो मैंने कहा मत लिखिए इसको विवादास्पद, विवादग्रस्त करिए क्योंकि कुछ लोगों के तो विवादास्पद हो सकते हैं और कुछ को विवादास्पद बनाया जा सकता है, अब बनाया जाता है। तो मैं अपने बारे में यही कहूँ कि मैं 40 साल से दिल्ली में हूँ, एग्जैक्टली 39 साल। और मैंने इन 39 सालों में देखा है, लिखता तो बचपन से रहा हूँ क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता था, कि कुछ तो कहें कि कुछ क्षणभंगुर शत्रु होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, फिर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू में शत्रु होते हैं, फिर रचना पढ़कर और मिलने के बाद वो बहुत गहरे मित्र बन जाते हैं। और कुछ को मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ जो एटर्नल एनिमीज होते हैं वो 4 दशक नहीं 6 दशक हो जाए या मृत्यु भी हो जाए, वो नहीं बदलते हैं। तो इसको समझने की मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ। सारे विवाद जो होते हैं फ्रिक्शंस साहित्य में, वो इसी सब को लेके होते हैं। अज्ञेय के जो पहले शत्रु थे बहुत से अब भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हाँ। या कोई दूसरा नाम निर्मल वर्मा, हाँ। उनके जो पहले शत्रु थे वो अब भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि नहीं, कोई भी शत्रु न हो किसी का क्योंकि यह कोई वार एक बैटल जोन नहीं है साहित्य। और इसमें हर कोई चाहता है कि अगर हम अपने समाज में जो सब कुछ देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े, इतने मतभेद, तो कम से कम ये एक समाज ऐसा बचे जहाँ हम बहुत ही दोस्ताना तरीके से और रह सकें। तो मैं समाज के बारे में सोचने लगता हूँ तो मुझे लगता है अशोक जी कि अभी कुछ समय पहले यहीं बुलाया था इन्होंने विश्वविद्यालय ने, तो मैं ट्रेन से आ रहा था। ट्रेन से उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो मेरे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो था और किसी के पास नहीं था पूरे उस कंपार्टमेंट में। तो जैसे मैंने उसको चलाया तो पूरा कंपार्टमेंट आके वो मैच सुनने लगा। तो एक क्रिकेट श्रोताओं का एक समाज बन गया उस ट्रेन के डब्बे में। और जब मैं यहाँ आया विश्वविद्यालय में तो मैच चल रहा था और पूरा ऑडियंस खाली था। कुछ जो लोग बचे थे वही थे जो खुद लेखक ही थे और उसी को हमने दुर्भाग्य से हिंदी समाज मान लिया है। और ठीक उसी दिन यहाँ पर विजयदान देथा का एक और कार्यक्रम था जो चारण समाज द्वारा आयोजित था। वहाँ सैकड़ों लोग थे
तो मैंने कहा कि कौन सा समाज है जिसको हम संबोधित कर रहे हैं। शायद हम एक ऐसे समाज में इस समय रह रहे हैं जिसके भीतर बहुत सारे समाज हैं, मल्टीपल सोशल सोसाइटीज़ हैं ये। अब मैं हिंदी के बहुत सारे अपने समकालीन लेखकों को देखता हूँ तो हर कोई मानता है कि मैं सारे विश्व को या समूचे समाज को संबोधित कर रहा हूँ और सारी जिम्मेदारी, सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, तो इसलिए महानता का सारा बोझ मुझे ढोना है। और जो दूसरा है वो ज़रा निकृष्ट है। तो यहाँ से विवाद शुरू होते हैं और इतने लंबे समय तक चलते रहते हैं वो, उससे विरक्ति भी होती है, ऊब भी होती है। और यहाँ के लगता है कि देखिए कितना बड़ा समाज है। कल मैं देख रहा था यहाँ, तो गुलजार जी थे, तो किसी ने लिखा भी कि लाइक एंटायर वर्ल्ड हैज़ कम डाउन टू लिसन हिज पोएट्री। तो एक समाज यह भी है जहाँ कहीं कोई किसी तरह का ऐसा सेगमेंटेशन नहीं है कि अगर कोई मार्क्सवादी है तो हम उसकी कविता नहीं सुनेंगे, या कोई हिंदुत्ववादी है तो हम उसकी बातें नहीं सुनेंगे। मुझे लगता है बातें होती रहनी चाहिए, और जितना संवाद होगा, जितने डायलॉग्स होंगे, कन्वर्सेशंस होंगे, फ्रिक्शंस तो रहेंगे, वो टकराहटें तो रहेंगी, लेकिन वो शत्रुता में न बदलें। और मैं फिर आगे कुछ और अगर मौका दिएगा तो कुछ और बोलूँगा, लेकिन एक बात अंत में कहना चाहता हूँ। ये आखिरी बात है मेरी, वो हिंदी समाज के बारे में जिसका आपने जिक्र किया, कि मैंने हिंदी साहित्य में ही विज्ञान के बाद पढ़ाई की, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडल लिए, और आपके ही इलाके के गढ़ा कोला के आचार्य नंदुलारे वाजपेयी स्वर्ण पदक मिला। बहुत उम्मीद थी कि अब मैं साहित्य में जाऊंगा, हिंदी साहित्य में। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट सभी के सामने, वह यह कि आप साम्राज्यवाद का विरोध करिए, ठीक है, सामंतवाद का विरोध करिए, कम्युनलिज्म का विरोध करिए, बहुत सारी चीज़ों का विरोध करिए, लेकिन अगर आपने एक चीज़ का विरोध किया तो तय है कि आपको किसी भी हिंदी संस्थान में कभी नौकरी नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको कभी कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा। नंबर 3, आप विवादित किए जाएंगे बार बार। नंबर 4 की कोई गरिमा सांस्थानिक रहने नहीं दी जाएगी। और वह एक चीज़ है वर्णवाद, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद। तो जातिवाद को जिस तरह से ये इंसुलेट करके रखता है ये हिंदी समाज, उसको मेरा कहना है कि उसको बार बार एड्रेस किया जाना चाहिए, और जितने भी फ्रिक्शंस हों होने देते रहना चाहिए। उससे डरना नहीं चाहिए, भले ही किसी का उससे करियर खत्म हो रहा हो, किसी की गरिमा छिन रही हो, कोई बार बार विवादग्रस्त हो रहा हो, लेकिन वह हमारे समाज का, शायद हमारे देश का एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है कि जिसे हमें बार बार एड्रेस करना चाहिए। बस यही कहना है। Nilanjana, you would have a larger idea of the Indian world of letters, but not so much the world of letters, the world of Indian writers in various languages, Bengali, which is perhaps your mother tongue, and others. Do you think that the levels of friction among the writing community is alarming, or is it the usual thing? I mean, one would think it is abnormal if everybody agrees with everybody else. But it will also be abnormal if everybody hates everybody else. So would you like to intervene and say something? हर दरबार में एक विदूषक की ज़रूरत है, और उसी स्थान में मैं आज प्रस्तुत हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ पहले से कि मेरी हिंदी इतनी ख़राब है, मेरी हिंदी की फटी पुरानी झंडा मैं इन मशहूर लेखकों के सामने तो उठा नहीं सकती हूँ, पर मैं जितने तक मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं प्रयास तो करूँगी। बात क्या है कि आप लोग, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी काइंड देन सेव द लाफ्टर टिल आफ्टरवर्ड्स। पर मेरे सोच में, मैं अगले 2-3 साल से मैं बंगाली की जो छोटे साहित्य की मैगज़ीन्स थी और अंग्रेज़ी की उसी टाइम को 18-19 सेंचुरी शतक की बारे में उनको मैं पढ़ रही थी काफ़ी। तो मॉडर्न रिव्यू जैसे, और फिर प्रवासी जैसे जो बंगाली में लिखी थी, उसके द्वारा मैं थोड़ी बहुत मराठी की ओर और हिंदी की ओर भी पहुंच गई। और वहाँ पे मुझे लगा कि जो संघर्ष अभी हमारे देश में चल रही हैं, उसका तो काफ़ी अर्जेंसी है, क्योंकि लेखकों को हमने देखा है कि कितनी ख़राब स्थिति है।
कई लेखकों को लिखना तो बंद ही हो गया, जैसे पेरुमल मुरुगन साहब के साथ हुआ था। कई लेखकों का जान या तो खतरे में है, या तो एम कलबुर्गी के जैसे हमने देखा था कि क्या हो गया अगले साल, कितनी ट्रेजेडी हो गई थी। पर हम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि जब भी हमारे समाज बदल रही है, और जब ये बदलने ये चेंज इतनी ज़्यादा सी चेंज आ रही है कि एक तूफ़ान के जैसे प्रस्तुत हो रही है, उस टाइम में तो संघर्ष होती है। In the 18th and 19th century, which is my domain of interest, the kind of arguments that used to happen between writers, not just in English and Bengali versus each other, but within these languages, there was often an alliance. There were writers in Hindi, Bengali, Marathi, Gujarati, Malayalam, who felt very strongly that the nation should go towards independence, which at that point of time it was more like self-rule than independence. और लेखकों भी थे जो कह रहे थे कि नहीं, हम लोगों का लॉयल्टी अंग्रेज़ों की तरफ, अंग्रेज़ी सरकार की तरफ होना चाहिए, और हम यदि हमारे देश के भला चाहिए फिर हम ब्रिटिश के साथ देने चाहते हैं। मुझे ये भी याद है, याद तो नहीं है, पर मैंने इसके बारे में भी पढ़ा था कि राजा राममोहन रॉय ने जब अपने पहले लिखाई प्रस्तुत किया था सामाजिक चेंज के बारे में, परिवर्तन के बारे में, फिर 2 साल के लिए उनके घर में क्या कांड चला था, क्योंकि जिसको उनके the people who did not like his writing protested by throwing the bones of animals into his house on a daily basis for over a year, until it became clear that he was not going to respond to this. So let me just suggest that one, without putting it all into the past and saying that these are very old arguments coming back again, let's just say that at a point of extreme change and pressures on society, when a country particularly is deciding in which direction it wants to go towards. At this point in India, we are deciding on many fronts. We are trying to decide on the primacy of languages. We are moving fluently, well, more fluently than me, but fluently between English and Hindi. English is the second language of choice. It is the language that still is seen as the language of power and jobs, particularly for people like in more marginalized communities, for the lower caste, for the Dalit. English is a tool, it is a weapon. But Hindi has become the language of domination to a certain extent. So battles are being fought between Hindi and languages that are feeling pushed out of the door. And at the same time, I don't remember a time in the last 30 years when writers and literature and the freedom and the space in which to write have all been so strongly threatened. At the same time, in the middle of this time of threat and ferment, there is enormous creativity. And I think maybe because of this, I know that when the writers returned their awards last year, for many of us it was an opportunity to also read their work anew. So there are many things happening here, many things that we can both celebrate and look at with, I think, some alarm, say that there are alarm bells going off everywhere. We need to be careful, we need to see what we define growth and progress as for this country in terms of literature. Well, एक बात चूँकि आपने उनका, मैं सोच रहा था कि उसको नज़रअंदाज करें तो अच्छा है, लेकिन वो बीच बीच में उठता रहता है। तो हम लोगों ने जब पुरस्कार वापस किए तो ये बार बार पूछा गया कि आप बड़ा असम्मान कर रहे हैं, लोगों ने आपको आपकी प्रतिभा और उपलब्धि के आधार पर चुना था, उसको आप लौटा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। उसका एक जवाब तो हम में से कईयों के पास ये था कि हम इन मूल्यों के लिए दशकों से लड़ रहे हैं। हमारे साहित्य में इन मूल्यों का संघर्ष देखा जा सकता है, और हम बहुत सारे लोग ऐसे सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल करके भी लड़ रहे हैं। 60-70 बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों ने एक वक्तव्य जारी किया था जिसको किसी अखबार ने छापा तक नहीं। तो अब हमारे पास तरीका क्या है कि हम इस समाज को ये बताएं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसका विरोध करना चाहिए। तो तरीका जो था वो ये था कि हमारे पास जो है उसी को वापस करो। तो एक ढंग से, और जब हम राष्ट्रपति से मिले तो बड़ा दिलचस्प था, इसके पहले कि हम अपना मुंह खोलते, वैसे भी राष्ट्रपति के सामने मुंह खोलना थोड़ा
कठिन होता है, बेअदबी भी हो सकती है, तो मैं ऐसी बेअदबी करता रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई इतनी चिंता नहीं थी। तो इसके पहले कि मैं बोलूँ, उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा कि रिटर्न ऑफ द अवार्ड्स इज ऑल्सो ए वे ऑफ प्रोटेस्ट एंड you have succeeded in bringing the issue on the national agenda. Now this is what we wanted to do. हम इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं? जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर हो, लेकिन वो दुनिया बेहतर बनाने का जिम्मा सिर्फ हमारा है, ऐसा मानने का अहंकार भी नहीं पाल सकते। लेखक वही है जो सच कहने की कोशिश करता है, लेकिन अपने सच पर संदेह भी करता है। हमको कोई ठेका दे रखा है कि हम ही को पता है सच, हो सकता है कि दूसरों के पास भी सच हो, और इसलिए उस समय यह भी कहा गया कि ये तो एक मैन्युफैक्चर्ड राजनीति है। तो उसका जवाब मैंने उस समय ये दिया था कि राजनीति हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। वो चाहती है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, वो राजनीति तय करेगी। वो धर्मों में हस्तक्षेप कर रही है, और बहुत सारी शिक्षा में हस्तक्षेप कर रही है। तो हमको हक नहीं है कि हम थोड़ा सा राजनीति में भी हस्तक्षेप करें। अगर हम भी लोकतंत्र के उतने ही अधिकार से नागरिक हैं जितने अधिकार से वो सब हैं। तो इसलिए ये बात समझने की है कि कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब ऐसा अवसर आता है कि वो मुद्दा बन जाता है, बनाने से नहीं बनता। वो इससे नहीं कि हम लोग, दिलचस्प बात यह है कि इन लेखकों ने किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। उदय प्रकाश मेरे मित्र हैं, और चूंकि ये मुझ पर फिल्म बनाने का कई दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं, अभी तक विफल प्रयत्न, तो मैंने सोचा कि इन्होंने जब पहल की कि मैं अगर इनका साथ दूंगा तो ये लगेगा कि मिली जुली भगत है। लेकिन जब नयनतारा सहगल ने किया तो, और बहुतों, किसी ने किसी से बात नहीं की। फिर 400 कलाकार सामने आए, उन्होंने पहली बार कहा कि लेखकों ने जो पहल की है हम उसका समर्थन करते हुए ये कहते हैं। फिर 500 से अधिक वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों ने भी अपना वक्तव्य शुरू किया in keeping with the steps taken by the writers. I put it to you, ladies and gentlemen, कि पहले कभी लेखकों की पहल पर इतना बड़ा अभियान नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि उसका एक, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो हमारी उपलब्धि है। हम सब तो अपने साहित्य से ही मरेंगे जिएंगे, जो उसमें लिखा है वही। कई बार मेरे मित्र कहते हैं कि वो हम जैसे लोगों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो वैसे कूड़ादान भी कोई बुरी जगह नहीं है, उसमें फेंक दिए जाएंगे तो फेंक दिए जाएंगे। तो मैं उसका जवाब ये देता हूं कि हाँ, मुझे मालूम है कि मैं इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाऊंगा, पर मेरे फेंके जाने से पहले वहां और बहुत सारे भी फेंके जा चुके होंगे, कोई हम अकेले नहीं फेंके जाएंगे। इसलिए ये एक ब्रॉडर साहित्य जो है वो दोनों चीजें एक साथ है। वो रंगभूमि भी है और रणभूमि भी है। हम कुछ मूल्यों के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस संग्राम को शत्रु और मित्र के संग्राम में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अंततः न तो कोई शत्रु है और अंततः न तो कोई मित्र है। हम सब अकेले लोग हैं। अपने अकेलेपन से कभी कभी आपकी तरफ आते हैं और अपने ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं। आप पर प्रश्न उठाने के पहले जो अपने पर प्रश्न नहीं उठाता वो लेखक नहीं, या कम से कम उसके पास लेखकीय नैतिकता का अधिकार नहीं। हमारे मित्र हैं चंद्र प्रकाश देवल, इनसे मेरी मित्रता का एक कारण ये भी है कि ये बहुत अच्छा सोचते हैं और मेरी कविता के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तो एक मेरा स्वार्थ भी है। पर दूसरा ये है कि उन्होंने मेरी कविता का बहुत अच्छा अनुवाद राजस्थानी में किया, तो ये और। लेकिन इसके अलावा वो राजस्थानी में लिखते हैं और उनका जो अंचल है वो हम लोगों के तथाकथित शहराती अंचल से थोड़ा अलग है। इसलिए उनकी आवाज़ सुननी चाहिए कि उनको इन झगड़े झांसों से क्या लगता है कि हम लोग खामखई कुत्तों की तरह एक दूसरे पर भौंक रहे हैं। ये बिल्कुल, ये शब्द कुत्तों की तरह झगड़ना नहीं
प्रयुक्त होना चाहिए। मित्रों, मैं ये जब विषय मेरे सामने आया तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि आखिर लेखक क्या होता है और लेखक ही परेशान क्यों होता है। जब अशोक जी, मेरे जो अग्रज हैं, ये बता रहे थे अभी कि कैसे ये सब कुछ होता, तो मुझे ये जब सोचते हुए मैंने देखा कि कुदरत में जब भूकंप आता है तब सबसे पहले चिड़ियों को पता लगता है। ये जो लेखक लोग जो हैं वो चिड़ियाएं हैं जो इस समाज में, जो हमारा कृत्रिम सोसाइटी है, उसमें जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है उसके लिए सबसे पहले संकेत लेखक को मिलते हैं। दूसरी बात, लेखक होना ही अपने आप को प्रतिरोध में खड़ा करना ही है, और लेखक किसके साथ में खड़ा है देखने की ये स्थिति है। तो ये आप और हम सब जानते हैं कि रामायण जब लिखी गई, वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षियों में से एक का वध हो गया है, और वो सबसे आदि कवि है और सबसे पहली कविता जो इस भूभाग में सृजित हो रही है, इसलिए वो मेरा आदि पुरुष है कवि के रूप में। और वो आदि कवि उसी अपने समय में एक निर्णय करता है, और वो निर्णय ये कि उस क्रौंचनी के की आर्त पुकार से वो लेखक बनते हैं। और लेखक बनने में भी पहला, आप कल्पना करें कि उनका पहला श्लोक जो अनुष्टुप छंद में निकला वो शाप का है कि रे निषाद, तुझे कभी भी इस पृथ्वी पर कभी भी प्रतिष्ठा न मिले। ये लेखक की ताकत है। और उसी दिन एक फैसला हो रहा है, वो फैसला ये है कि लेखक हमेशा शिकार के साथ होगा, शिकारी के साथ नहीं होगा। और लेखक होने की जो पहली शर्त है वो है संवेदना। मेरा कबीर बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है सुखिया से संसार है खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। जो भी संवेदनशील हैं उन्हें संसार की, सत्ता की, सब तरह की मुश्किलों को देखकर, समझकर रोना पड़ेगा और तमाम उम्र उसे जागना पड़ेगा। लेखक होना इस अभिशाप से निकल करके आता है। इसलिए आज के इस समाज में ये मेरे दोनों अगल बगल में जो बैठे हैं, इन्होंने एक प्रतिरोध का, एक प्रतीक रूप में जो प्रतिरोध करने की चेष्टा की है, ये पहल की है, ये असल में इनके लेखक होने को साबित करना है। इसलिए लेखक कभी भी शिकार का साथ अगर छोड़ देगा तो फिर शिकारी का साथ अगर कर लेगा तो फिर रहेगा क्या। और दूसरी स्थिति ये है कि आंद्रे वोजन्स्की भी कहते हैं कि एक प्रति संसार बनाता है एक लेखक। हमारे यहाँ संस्कृत में भी हम लोगों को, कवियों को प्रजापति कहा है। वो अपनी किस्म की एक सृष्टि बनाना चाहते हैं, और उस सृष्टि में शांति हो, हिंसा न हो, गैर बराबरी न हो, असहिष्णुता न हो। सहिष्णुता का सबसे बड़ा घर जो है वो लेखक के दिल में होता है, और लेखक के दिल का आयतन इतना बड़ा होता है कि उसमें ये ही सारी की सारी चीजें समाती। कोई तो बोलेगा, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सारे रथी महारथी बैठे थे, और उसमें से एक आवाज आई, उसने कहा कि ये बंद करो, ये क्या हो रहा है। और उससे वो अश्वत्थामा थे, और अश्वत्थामा को अपना बाप बाहर ले जाता है, द्रोणाचार्य बाहर ले जाते हैं, और बाहर ले जाके कहते हैं बेटा जब तू बहुत छोटा था, मैं इतना गरीब था कि मैं तेरे लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने वहाँ गाय मांगने जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं द्रोण वहाँ राजा से और उससे झगड़ा होता है। तो उन्होंने कहा बाहर आ, तू जब बहुत छोटा था तेरी माँ मर गई, मेरे पास दूध नहीं था, तो मैं तेरे को आटे में पानी मिला कर करके उसे सफ़ेद बना कर करके और वो तेरे मुंह में डाला करता था। और गुरु द्रोण कह रहे हैं लेकिन आज हमारा राज में पासा हुआ है, आज हमारी ये जो सत्ता है, इस सत्ता में थोड़ी सी दखल, थोड़ी सी हकदारी बनी है, इसलिए हमें बोलना नहीं पोसाता, इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही उल्टा मसला था। इसलिए कह रहे हैं कि जब द्रौपदी के चीरहरण पर भी अगर कोई नहीं बोलेगा तो आप सोच लीजिए कि वो कौन सी सोसाइटी, वो कौन सा समाज, वो कौन सी सृष्टि होगी कि जो ये काम नहीं करेगी। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से एक बात कही जाती है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनिया घिसे बिसर जे ही हरिनाम।
तो ठीक है, ये संत के लिए ठीक है, ये लेखक के लिए ठीक नहीं है। अगर लेखक अगर इतना अलग हो जाएगा समाज से, और सत्ता का एक मसला ये है कि सत्ता कभी भी सहिष्णु नहीं होती, कोई भी सत्ता हो। सत्ता का जो चरित्र है वो असहिष्णुता को बढ़ावा देना ही है। ये हम जिस देश में रह रहे हैं, अगर उसमें से 50 करोड़ लोगों की जितने भी संसाधन हो सकते हैं, यदि उनके ऊपर देश के 50 आदमियों का कब्जा है, तो मुझे बताइए क्या ये मेरे में असहिष्णुता नहीं है? वहां असहिष्णुता किसी को भी नजर नहीं आ रही। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? ये जो जगाने वाले लोग हैं, अगर ये नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? अभी आपने 2-3 दिन से कविताएं सुन रहे थे, आपने कविता सुनी होगी जब अशोक जी छोटे मुंह से बड़ी बात कह रहे थे, वो कविता याद करिए। या सच्चिदानंदन जब टर्की में कैसे प्रतिरोध कैसे किया जा सकता है, वहाँ ऐसा एक पार्क है, वो ऐसी जगह है जैसे आपके यहाँ कलकत्ता में वो है ना राइटर्स बिल्डिंग है, इस तरह से हर शहर में ऐसी जगह होती है। तो वहाँ लगा दिया कि आप यहाँ पे प्रतिरोध नहीं कर सकते, और सारे लोग, एक आदमी गया वहाँ जाकर कर करके, और बिल्कुल न कुछ बोला, न उसके पास झंडा था, कुछ भी नहीं, वो जाके खड़ा हो, और उसको देख कर करके, क्योंकि वो एक अच्छा लोकतंत्र है कि वो लोग सारे के सारे लोग आते गए और सब चुपचाप सावधान की मुद्रा के पीछे खड़े हो गए। ये भी एक किस्म का प्रतिरोध है। इसलिए प्रतिरोध से मित्रों हम गैर बराबरी वाले समाज में बच ही नहीं सकते, और ये जिम्मा लेखक को है, और इसलिए लेखक को ये कर्तव्य निभाना पड़ता है। इसमें लेकिन जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि अपने प्रतिरोध को व्यक्त करने के कई तरीके संभव हैं, कोई एकमात्र तरीका नहीं है। और मसलन अब हम ही लोगों के प्रसंग में बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने अपने पुरस्कार वापस नहीं किए, लेकिन ये मानने का कोई कारण नहीं है कि वो असहिष्णुता का समर्थन करते हैं। वो भी उद्विग्न होंगे, उन्हें अपने प्रतिरोध का कोई और तरीका ठीक लगता है बजाय उस तरीके के जो हम लोगों ने अपनाया, जो सार्वजनिक रूप से अधिक नाटकीय सिद्ध होता है। लेकिन दूसरे भी, इसलिए ये मानना, लेखक कभी नहीं मान सकता कि सारी दुनिया में एक ही तरह के सोच विचार करने वाले लोग हैं या होने चाहिए। लेखक, और अब जो लेखक इतनी बड़ी परंपरा के बाद लेखक बने हैं, उनके सामने 3 ही बुनियादी मूल्य हैं: स्वतंत्रता, समता और न्याय। जो भी इन मूल्यों के विरुद्ध कुछ कर, आखिर हम अंतःकरण के चौकीदार अगर अपने को कहें तो कहां से हो गए? किसने हमें ये चौकीदारी सौंपी है? हमें चौकीदारी अव्वल तो किसी ने सौंपी नहीं है। तो जैसे स्वरोजगार होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये लेखकों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि हमने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। लेकिन किस लिए ली है? ये सत्ताकामी राजनीति, वो चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। हम जिस राजनीति को आपके सामने प्रस्तावित करना चाहते हैं, वो राजनीति एक तरह की प्रति राजनीति है। हम स्वतंत्रता, समता और न्याय पर आग्रह करना चाहते हैं। इसी पैमाने से हम आपको जांचेंगे, और हम ये चाहते हैं कि इसी पैमाने से आप हमको जांचें। क्या हम ऐसा आचरण करते हैं जो स्वतंत्रता बढ़ाता है या उसको घटाता है? क्या हम ऐसा आचरण करते हैं जो समता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करता है या उसके प्रति असंवेदनशीलता उपजाता है? क्या हम ऐसा आचरण करते हैं कि जिससे न्याय जो है, जिसका हक सबको है, हमको सत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि असली सत्ता तो सच बोलने की सत्ता है। एक जमाने में वो अधनंगा फकीर जब उसने दांडी मार्च शुरू किया था, कोई नहीं सोच सकता था कि इससे कुल 17 बरस के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य यहां से छोड़ के भाग जाएगा। ये संभव नहीं था। उस अधनंगे फकीर ने ये सपना देखा। हम लोग थोड़ा बहुत सच जानते होंगे,
हम सपना देखने वाले लोग हैं और हमारी आंखें सिर्फ सच्चाई देखने के लिए नहीं बनी हैं, सपना देखने के लिए भी बनी है। तो हम सपना देखते हैं कि एक बेहतर समाज बन सकता है। उस बेहतर समाज में कौन क्या करेगा, ये सब वो लोग तय करेंगे जो उस समाज में होंगे। हम उपदेशक नहीं हैं, हम राह भी नहीं दिखा सकते, हम तो सिर्फ एक खिड़की खोलते हैं। उस खिड़की से आपको जो अंधेरा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है वो उसको दिखाते हैं और उजाले की एक लकीर भी खींचते हैं कि ये अंधेरा स्थायी अंधेरा नहीं है और हमको इससे लड़ सकना चाहिए। हमारे सारे झगड़े जो हैं आपस में, इस झगड़े से बड़ा झगड़ा ये है कि हम दुनिया को वैसा नहीं छोड़ सकते जैसी वो हमें मिली थी। हमारा काम है कि इस दुनिया को थोड़ा बहुत, जितना भी थोड़ा हो, बहुत रत्ती भर सही, आखिर रत्ती भर सोना भी बहुत होता है। Would you like to intervene? You want to say something? You wanted to? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब मुझे तो इतना अच्छा आप लोगों को सुनना लग रहा है कि मैं बैठ करके सुनते ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि लगा कि यही शायद हम सभी सोचते हैं। और इन्होंने कहा कि चिड़िया होता है लेखक जो जानता है कि कौन सी आपदा आने वाली है पहले, सबसे पहले। मुझे लगता है जब इन्होंने चिड़िया कहा तो हमने सोचा कि हमारे बीच चिड़ियाओं के कई प्रकार हैं, कबूतर भी हैं और तोते भी हैं और गौरैया भी है और बाज भी है, तो वो सब भी चिड़िया हैं। निश्चित ही, लेकिन चींटी भी हो सकती है। बिल्कुल। जब कोई बारिश भी होने लगती है तो अपना दाना लेके कहीं भागती है। तो हम लोग कुछ ऐसे ही प्राणी हैं। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि लेखक कोई बहुत सत्ता वाला तो होता नहीं है। घबराता सबसे पहले है, रोता सबसे पहले है, चीखता सबसे पहले है, भावुक सबसे पहले होता है, और ये है उसमें बना हुआ है, भीतर से बना हुआ है। और एक इन्होंने जो निषाद और उसका जिक्र किया, मैं लगातार सोच रहा था कि मुझे एक दूसरा किस्सा याद आ रहा था, महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। पता नहीं क्या है कि संजय ने भी देखा महाभारत का युद्ध, और एक और था जो देख रहा था, वो था बर्बरीक का कटा हुआ सिर, जो एक पहाड़ के ऊपर रख दिया गया था। जब सारा लड़ाई झगड़ा युद्ध संग्राम सब खत्म हुआ, पता नहीं कितनी हजार कितनी अक्षौहिणी सेनाएं मरकट गईं, 100 भाई कौरव समाप्त हो गए। तो जो विजेता थे पांडव, अब उनमें यह युद्ध होने लगा कि हम में से सबसे बड़ा योद्धा कौन है और किसने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई और हमको जीत दिलाई। तो पांचों लड़ रहे थे आपस में, और भीम ने 100 के 100 कौरव भाइयों को भीम ने ही मारा था। तो भीम का सबसे बड़ा अधिकार बनता था कि मैं ही योद्धा हूँ, विजेता। तो सब झगड़ा करते हुए कृष्ण के पास पहुँचे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने कहा देखो ऐसा, वो जो बर्बरीक का सिर है कटा हुआ, उससे जाके पूछो, वो देख रहा है पूरा। तो जब उसके पास गए तो सबने पूछा, तो बर्बरीक ने कहा कौन सा महाभारत? उन्होंने कहा जो यहाँ हुआ कुरुक्षेत्र में। कहता उसमें क्या हुआ? उसने कहा ये योद्धा हुए, इसमें जयद्रथ मारे गए, दुर्योधन मारा गया और धृतराष्ट्र, तमाम सब। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ ना कोई मरा, ना कोई गिरा, न कहीं खून बहा। इसमें तो सिर्फ एक मनुष्य को मैं देख रहा था, वो घूम रहा था चक्र, और वो इल्यूजन्स पैदा कर रहा था, तरह तरह के वो इल्यूजन्स, जैसे आजकल हम सिनेमा में देखते हैं। तो युद्ध होता ही नहीं है कहीं। हम लोग भी देखिए, हम कटे हुए सिर हैं। हमारा धड़ जो भौतिक हमें बना सकता था, जो सत्ता के गलियारों से लेकर के और तमाम कामयाबियों की ओर ले जा सकता था, वो धड़ है ही नहीं। हम बहुत एक्टिव हेड हैं, बल्कि मैं कल भी कोट कर रहा था जो यहूदा अमिचाई की कविता है कि वी आर अ वेरी इनर ट्रंक विद ए वेरी एक्टिव हेड। तो हम सब बर्बरीक के कटे हुए सिर हैं और हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ये देखने का अधिकार हमें मिलते रहना चाहिए, और कभी कभी बोलने का भी और लिखने का भी, ये न छीना जाए। और यही कहना है। हाँ, मुझे बस 2 चीज़ें ऐड करनी हैं इसमें। एक तो है कि लेखक, हमने जो देखा था ये अगले साल में अवार्ड वापसी के टाइम में, कि लेखक और नागरिक या लेखक और देशवासी के बीच में दीवारें नहीं हैं। आप लोगों ने जो किया, आपने लेखक की ओर से किया था, पर आपने नागरिक भी की ओर से भी वो हक को आपने लगा दिया। और दूसरी बात, मुझे ऐसे लगा कि आप तीनों से कह दूं कि आप लोग तो टैगोर के परिवार के हो,
और टैगोर के कविता इतनी बार हम लोग कहे हैं, where the mind is without fear and the head is held high into the heaven of freedom. We say it like that. We forget what it means. You know, where that this is what he wanted for the country. This is what he wanted, and that entire generation of people, Gandhi, Nehru, Tagore, Bose, Aruna Asaf Ali and Sarojini Naidu, every Indian who was fighting for independence, they wanted a place where the mind was without fear, which it certainly isn't now, and where people could walk with their heads held high into that heaven of freedom. Part of that freedom was a freedom from fear. And I just wanted to thank all of you for reminding us of this. Thank you very I much. just wanted to, मैं सिर्फ ये दो तीन बातें की आपका इशारा करके फिर आपसे सवाल के लिए खोलूंगा। गांधी जी के पास एक उपन्यास भेजा गया, उपन्यास नहीं शायद कहानी संग्रह, पांडे बेचन शर्मा उग्र का, और एक प्रसिद्ध गांधीवादी थे बनारसी दास चतुर्वेदी। उन्होंने एक अभियान चला रखा था कि बहुत अश्लील है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, पर फैसला कौन करे? तो प्रति गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहा वो अधनंगा फकीर एक उपन्यास पढ़ता या जो भी साहित्यिक कृति पढ़ता है, आज के किसी राजनेता पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो कोई किताब पढ़ता है। तो उस गांधी जी ने वो पढ़ के एक चिट्ठी लिखी, प्रिय बनारसी दास, मैं उग्र की पुस्तक पढ़ गया हूं, इसमें अश्लील कुछ भी नहीं। द मैटर एंडेड। राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी ने मध्य एशिया का इतिहास पढ़ने के पर पुरस्कार देने का निर्णय किया। जवाहरलाल नेहरू उस समय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। तो चूंकि वो साम्यवादी दल के सदस्य थे और वामपंथी थे, तो अब ये सवाल पैदा हुआ, और ये समय वो समय है जब वामपंथी और कम्युनिस्ट जो थे झूठी आज़ादी वगैरह का नारा दे रहे थे कि आज़ादी झूठी है इत्यादि इत्यादि। तो मामला जवाहरलाल नेहरू के पास गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर जूरी ने ये फैसला किया है तो वो पुरस्कार उनको ही दिया जाना चाहिए, उनकी विचारधारा का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लोलिता एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था जिसमें एक बुजुर्ग है, वो 13 साल की लड़की से प्रणय संबंध स्थापित करता है, उसको कस्टम ने रोक लिया। फिर कौन फैसला करे? तो जवाहरलाल के पास एक कृति आई, वो खुद तो पढ़ नहीं सकते थे तब तक, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को दी। इंदिरा गांधी ने पढ़ के सुबह बताया कि पापू, देयर इज नथिंग ऑब्सीन इन दिस। तो मित्रों, परंपरा का दुहाई देने वाले लोगों को ये याद दिलाने की जरूरत है कि हमारी अपनी नागरिक परंपरा में सत्ता ने, गांधी जी से बड़ी सत्ता कौन सी थी उस समय, और नेहरू ने जो कि सत्ताधारी थे विधिवत संवैधानिक रूप से, दोनों ने स्वतंत्रता के पक्ष में हस्तक्षेप किया है, उसके विरुद्ध नहीं। ये बात याद रखने की है। और ये बात भी याद रखने की है कि दोनों ही लेखक भी थे, भले उनकी जो और छवियां हैं वो ज़्यादा आक्रामक हो गई और ज़्यादा। बहरहाल अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, 5-7 मिनट का। एक हाँ, वो पीछे वाले जो एक किताब उठा रहे हैं, नहीं सामने वालों को बाद में, पीछे वाले पहले, न्याय बुद्धि भी होना चाहिए ना जी। थैंक यू। मेरा नाम सालिक खान है और मेरा सवाल आप में से किसी से भी है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट एक हुआ था लेट 20th सेंचुरीज में, एंड दिस अवार्ड रिटर्निंग एपिसोड, सो डू यू थिंक दैट दिस इज द मॉडर्न डे इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट? थैंक यू। I don't really know. Progressive writers movement was actually ideologically driven, and it was a very well organized. However, this was not ideologically driven in that sense. If you think that the belief in freedom and equality and justice is an ideological stance, then it is. But it was spontaneous, and it served the purpose of raising the voice. That's all. I don't think the two need to be connected or seen in each other's terms. Yes, there was a gentleman here. Please. आपके पास माइक पहुंच रहा है जी। सर, आई एम निधीश गोयल्स। मैं उदय प्रकाश जी से और आपसे दो अलग अलग चीज़ों पर कमेंट्स लेना चाहूँगा।
सर उदय प्रकाश जी 1994 जब वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, that time you described him, power broker dismissed as a poet, and Mr. Vajpayee denied these allegations and dismissed criticism as a personal attack. तब वो क्या था, वो परिवर्तन किस तरीके से आया और पावर ब्रोकर का मतलब क्या था? And sir, for you also कि दुष्यंत और शरद जोशी के साथ भी क्या आपका वही प्यार भरा झगड़ा था जो उन्हें न चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ा, और इसलिए शायद कि उनके शहर या कहूँ कि आपके शहर में नहीं रह पाने के लिए वो मजबूर हो गए थे, क्या वो भी खराब दुनिया को बेहतर दुनिया में बदलने के लिए था? सो उदय प्रकाश जी एंड वाजपेयी जी तो First, I'll take the first question which was asked over there about PWA, Progressive Writers Movement. I just wanted to add 2-3 things. One, the non-violence was never a factor, a kind of an ideological ingredient for any writers' organization affiliated to any communist parties of that time. The reason was these communist parties were formed between the Second World War and the First World War. So militarization was, even today you see red armies, violence, bombs, killings and all. But today, and Marxism was the one ideological factor at that time in 1925 when the PWA was made, 1936. Now Ambedkar is one factor which asks for annihilation of caste system. Violence has become a major issue now today. Wars and the kind of wars we witness now, it's not one war, a single World War. Everywhere, almost all powerful countries are those in the third world countries, they remain in a state of war. And we have never faced this kind of violence. Now, I feel personally, these kind of violent conflicts are now reaching towards the caste-based demographies which India has. So, violence, caste system, caste-based oppression, communal tensions, and in addition, bringing Buddha, Ambedkar, Gandhi. Gandhi was never an endorsed personality at that time, if you remember. There were many Marxist leaders who has criticized Gandhi for several reasons. And about you, Goelji, when I gave this statement, it was published in Outlook. And that time I was a member of a Communist Party. And I belonged to a writers' organization. And sometimes I tried to remain politically correct. Today, I feel, when I was returning this award, that sometimes personal becomes political. You take a decision and let others decide about its politics. And I request you not to just freeze me to a moment which might have happened, say around 15 years ago or 20 years ago. Today, I am Uday Prakash of 65 years of age, and we have started a kind of a protest on our own, and I think it's very positive resistance. And we never thought that just by returning an award, it will become a kind of a national movement, or international notice will be taken about it. So we did that. And I request you not to bring in those, these are the first issues when something big is being done. If someone is making up, say, Taj Mahal, you are going to ask where your brother is, why you have slapped him last night. So don't do that. Keep these minor issues somewhere and think about, like he said, we are dreamers, we are dreaming. So we have a dream, and we have a dream of a very good society, a society which is, there is no violence, there is no inequality. So we have to think about that. That's right. जैसे उनका प्रश्न मुझसे जो था ना, एक तो ये जो व्यापक चरित्र हनन है उसकी प्रक्रिया का अंग है ये प्रश्न। मुझे खेद है इसके लिए, लेकिन मेरा चरित्र इतना भी ढुलमुल नहीं है कि इस हनन से उसका कोई बड़ी क्षति हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, दुष्यंत कुमार शहर से कहीं बाहर नहीं गए, वो भोपाल में ही रहे, तो तथ्यात्मक रूप से ये गलत है। तीसरी बात, शरद जोशी फिल्में लिखने के लिए बंबई गए, उनको वहां से जाने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं था। वो वैसे भी स्वतंत्र चेता लेखक थे, वो
अखबारों में लिखकर अपनी जीविका कमाते थे और फिर थोड़े साहित्य में लिखकर वो वही वहाँ भी करते रहे। वो उनका ये संबंध, मेरे उनसी असहमतियाँ थी वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपनी किसी असहमति को अपने सार्वजनिक कार्य में निर्णायक तत्व नहीं बनने दिया है। आप पूरा ज़रा रिकॉर्ड देखें, ये 2-4 बातें लेकर कुछ बनता नहीं। जी एक ये सभी को नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ओके, हाँ खड़ी हो जाइए। हाँ, यहाँ पे हम जो लेखकों के बीच में जो फ्रिक्शन है और संघर्ष है उसकी बात कर रहे हैं, फिर लेखक चाहे वो हिंदी का हो या फिर अंग्रेज़ी का, लेकिन अगर अंग्रेज़ी साहित्य को देखें तो वहाँ पे भी बहुत सदियों पहले भी जो लिखने वाला था वो हमेशा ही क्रिटिसिज्म का पात्र रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे जो हमारे हिंदी साहित्य के जाने माने लोग हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त आपके आपसी संघर्ष से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपका संघर्ष और जो फ्रिक्शन है वो यंग जनरेशन के साथ शायद बढ़ेगा, क्योंकि मैं खुद मीडिया में हूँ और मैं यंग जनरेशन के साथ जब मैं उनके साथ तालमेल बैठाती हूँ तो उनकी स्क्रिप्ट आजकल जो होती है वो जो फेसबुक और ट्विटर पे लैंग्वेज होती है, जो लिपि है वो रोमन लिपि में हिंदी लिख के लाते हैं। तो ये जो संघर्ष और ये एक जो फासला है इसे कम करने के लिए मुझे लगता है कि साहित्यकारों को अपने बीच का जो संघर्ष है वो खत्म करके कोई और पहल शुरू करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति ही जो है देश को नहीं बदलती। आपको युवा जो है पीढ़ी उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा और आपसी जो संघर्ष है वो एक कुछ सही भी होता है, क्योंकि बॉलीवुड वाले फिल्म हिट करवाने के लिए मार्केटिंग करते हैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। तो लेखकों को खुश होना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कहीं कोई दोषारोपण होता है, बट मुझे लगता है कि यंग एज के लिए जो है वो फ्रिक्शन और जो वो है वो कम करने की ज्यादा जरूरी है और उसके लिए साहित्यकारों से ही पहल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपके जो मार्ग पर ही चलने वाले हैं। देखिए धन्यवाद। इस पुरस्कार वापसी और अन्य में तरह तरह के विचारों के लोग शामिल हैं। ये कोई एक विचारधारा के लोग नहीं हैं। इसमें वामपंथी भी शामिल हैं, हम जैसे ज़माने से वाम विरोधी बदनाम व्यक्ति भी शामिल हैं, तो तरह तरह के लोग शामिल हैं। तो एक तरह से हमने जो आप सलाह दे रही हैं उस सलाह पर अमल कई महीने पहले शुरू कर दिया, एक बात। दूसरी बात ये है कि वैचारिक संघर्ष लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। उस संघर्ष को आप स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये लंबी लड़ाई है, इतनी आसानी से नहीं होगी। आज मेरे एक चित्रकार मित्र ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपके विरुद्ध कोई, अब मैं ये सब चोचले जानता नहीं हूँ, फेसबुक इत्यादि पर मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं अपना फ़ोन ही ठीक से नहीं कर पाता, तो ये सब क्या करूँगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि आपके विरुद्ध एक फेसबुक में ये है अभियान चला जा रहा है कि इसको बम फेंक के मार डालो या इस पर कुछ भी शारीरिक सलूक कर दो। तो अब ये भी वही लोग कर रहे हैं ना। तो अब हम लोग ये तो नहीं कह रहे हैं ना किसी से, हमने किसी का चरित्र हनन नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि ये लोग जो हैं इनका चरित्र कैसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने बिल्कुल नहीं कहा। बल्कि हमने तो रामचरितमानस से चौपाई दी कि राम जब राज्यारूढ़ हो गए तो उन्होंने नागरिकों को संबोधित किया और कहा कि भाई अगर मैं अनीति करता दिखूं तो तुम मुझे बरजना बिना भय के। ये राम कह रहे हैं नागरिकों से। हम अगर कोई बात कहें जो सरकार के विरुद्ध हो तो सरकार कहती है कि राष्ट्र विरोधी है। सरकार से राष्ट्र बहुत बड़ा है, राष्ट्र हम 100 करोड़ लोगों का है और हमने इसको बनाया पोसा है, इस सरकार ने नहीं बनाया है, किसी सरकार ने नहीं बनाया है। एक बात फिर कहते हैं कि फलाना आदमी है वो, अगर कहता हूँ उसको पाकिस्तान भी, ये क्या बात हुई। ये सार्वजनिक संवाद जो है अगर गाली गलौज में, चरित्र हनन में परिवर्तित होगा तो इसके 2 परिणाम निकलेंगे। एक कि सार्वजनिक संवाद बंद हो जाए, क्योंकि फिर उसमें बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सार्वजनिक संवाद बंद नहीं होना चाहिए और उसमें सिविलिटी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, भद्रता भी समाप्त नहीं होना चाहिए। आखिर हमारी भाषा में हम जब कहते हैं कि आप भाड़ में जाइए तो जाइए कहते हैं, यानी वो भी आदर व्यक्त करके कहते हैं। जी हाँ, मतलब बहुत बाइंड कर 5 मिनट। हाँ, तो 2 प्रश्न और बस। ये आप खड़े हो गए तो हम क्या करें। हाँ बोलिए।
हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जस्ट सिंपल सा है। आजकल के नौजवान हैं, हम कहते हैं कि इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, ठीक है सर। इकोनॉमी कैसे चेंज होगी सर? या तो युवाओं के पास नौकरी हो, सभी लोगों के पास, या फिर युवा जो हैं उनका अपना बिजनेस हो। दो काम, अगर बिजनेस होगा, फॉरेन कंट्री में युवा जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, सभी स्टेट में से, वो भी पैसा कमाने के लिए। अगर युवाओं के पास अपना बिजनेस होगा तो उनके पास बहुत सारा पैसा होगा और इकोनॉमी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अगर पहले भी यहाँ ब्रिटिश हुकूमत का राज था, तब 1 रुपए की कितनी वैल्यू थी, अब वही 1 रुपया कहाँ चला गया है, आपको भी पता है, सभी के पास। अंतर मत कर रहे। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी पूछिए। सर अगर बैंक के पास युवा पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आता है कि हमने नौकरी करनी है, बिजनेस, तो बिजनेस के लिए बैंक एक इतनी सारी फॉर्मेलिटीज रख देता है स्टडी के बाद भी। हो गया। हाँ तो सुनिए, इस हो गया। प्रश्न का उत्तर हमारे पास तो नहीं है क्योंकि हम अरे हमको बड़ी मुश्किल से खुद नौकरी मिली थी तो हम कहाँ से नौकरी देंगे। हाँ, हाँ अब आखिरी एक सवाल जी, महिला है नहीं वो। Hello? Yeah. यस यस Sir, I want to ask one question. प्लीज डू। एक minute, that this whole struggle that you've been talking about Yeah. is, I think, precisely against the fundamentalist elements of the society यस who are intolerant. And whenever you do things like, returning the awards, we who support this freedom of speech and expression absolutely do understand your point of view and your ways of expressing it by things like this. But what would you think that we as a society and we as these citizens who believe in this should do to convince these fundamental people, and most of them being very educated and understanding all our reasons, and even then, fail to understand your point of view? What is the question? Can एक I? सवाल मैं भी पूछना Okay, चाहती हूँ। can I just respond to that a little bit? I think there's beyond a point. I don't think there is a way in which you can negotiate with people who are very fundamentalist in their thinking. What we are dealing with this year is 48 cases of defamation. We had something like 14 cases of sedition against 35 individuals. We had 8 actual killings, the brunt of which was borne by regional journalists. So look around, the need of the hour is to actually talk about this, and particularly to do exactly what these gentlemen and other people have done, which is draw attention to the areas of India where they do not have the mic on their own, So I don't know whether reasoning with fundamentalists is the way I would go about it. I think it is necessary to acknowledge that we have come to a pass in this republic where we are deciding, are we going to go towards freedom? Are we going to go towards an area where there is a great deal of freedom for very, very few people and where everybody else has no voice? So that is what we are fighting for. The free speech statistics, since you mentioned that, have been getting worse and worse every year. So it's up to your generation also to look at the example that has been set, this non-violent example of people taking a very personal decision with their own consciences, returning awards as a small gesture of protest, and see how large that went. But it is also for your generation to decide, what do you want the country to be? Don't let people who are more vocal and more aggressive and who have the angriest voices, don't let them hijack the debate. ऐसी शक्तियों का जो हालांकि अल्पसंख्यक हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, पर प्रतिभाशाली और प्रभावशाली लोग हैं, उनका विरोध करने के लिए हमको सिविल सत्याग्रह करना चाहिए, व्यापक समाज को करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो इसी समाज से उपजते हैं और यही समाज उनको पोसता है। तो हम ये नहीं भी कह सकते कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। आप युवा हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपना काम किया, अच्छा बुरा आधा अधूरा, अब आप अपना करिए। मेरा ये मानना है कि लेखक हिंदी या इंग्लिश का हो, वो शब्दों के जादूगर होते हैं और अपने शब्दों के माया जाल में किसी सही बात को गलत और गलत बात को सही साबित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े इश्यूज हुए भारत में, तो ये अभी जो आपका डिस्कोर्स हुआ वो ज़्यादातर अवार्ड वापसी के डिफेंस में ही था। तो क्या जैसे कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस था, उस समय ये सुख चेतना कहाँ थी? तब क्यों नहीं अवार्ड वापस हुए? पर आपने शायद पढ़ा नहीं होगा,
पर उसी समय उसी टाइम के काफ़ी लोगों ने अपने कॉन्शियंस के साथ किया, ये ही चीज़ नहीं किया, वो बात अलग है। पर नयनतारा सहगल जी, for example, who returned an award this time, she spoke up against Indira Gandhi's government and she went to jail for it. She was not the only one. As far as the Kashmiri Pandits are concerned, many people have spoken out. मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। ये देखिए कि हमने किसी, बल्कि कश्मीर में रहने वाले हिंदी के कवि हैं अग्निशेखर, उनके कविता संग्रह का नाम है जवाहर टनल। उसका ब्लर्ब देखिए आप, मैंने लिखा है। लेकिन हम कश्मीरी पंडित के डिस्प्लेसमेंट को सबसे अलग करके नहीं देख सकते। हमें तिब्बत में जो आए हुए शरणार्थी हैं, जिनको उसी तरीके से तिब्बत से हटाया गया जो भारत में है, हम उनके विस्थापन को भी देखते हैं उतनी पीड़ा के साथ। जो आदिवासी आज अपनी मूल ज़मीनों से उजाड़े जा रहे हैं मुनाफे के लिए, हम उनके विस्थापन को भी देखते हैं। हम पूरे समाज में उन सब लोगों के विस्थापन को देखते हैं जो अपने घरों, अपनी ज़मीनों, अपने जंगलों, अपने परिवार से उजाड़े जा रहे हैं। आप बार बार घुमा करके कश्मीरी पंडित करते हैं, हम सब उजड़े हुए लोग हैं। और हर लेखक, ब्रेख्त का मैं कोट करना चाहता हूँ, ब्रेख्त ने कहा था कि जितने मैंने जूते नहीं बदले, उससे ज़्यादा शहर और देश बदले हैं। लेखक से ज़्यादा विस्थापित कोई नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिए। चलिए, हमारा समय समाप्त हुआ। आप सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने सबका विरोध किया है, क्या बात करते हैं आप सिर्फ आके खड़े हो जाएंगे, कुछ कहने लगेंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे क्या? हमने मालदा का विरोध किया है, तो अब हर चीज का विरोध करने की हमारी जिम्मेदारी है। प्लीज शुक्रिया।